हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके. तो फाइनली हम लोग एक नया वेब सीरीज में मूव कर गए हैं. जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पार्ट था कंप्लीटेड, डन एंड डस्टेड. वेक्टर्स पढ़ लिया, वहां पे बेसिक मैथ्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं लोग. क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये मोशन पढ़ेंगे ना, आप देखोगे कि जितना भी मैथमेटिकल टूल्स आपने सीखा है थोड़ा बहुत, हर जगह काम आएगा. थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम आता ही रहेगा. इसीलिए वो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पार्ट हम लोग ने पहले करके रख दिया. अब वहां से हम लोग को जो यूज पड़ेगा उसको धीरे धीरे पिक करते रहेंगे हम लोग. ठीक है? ठीक है. तो नया क्या है आज से जो नया पार्ट है वो है हम लोग का एक नया वेब सीरीज होगा जो होगा काइनेमैटिक्स. जहां पर हम लोग काइनेमेटिक्स. ठीक है. इस काइनेमेटिक्स में ना, नॉर्मली काइनेमेटिक्स क्या होता है? सिंपली स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. मोशन के कारण को जाने बिना अगर आप मोशन के बारे में पढ़ोगे उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स. ठीक है? ग्रेट. ओके. अब देखिए, नॉर्मली ना अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि दो चैप्टर है. मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन. ठीक है? इसको बोलते हैं कभी कभी सिंपली मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन. ठीक है? पर हमने क्या किया है कि हम इन दोनों को साथ में मर्ज कर दिए हैं. हम लोग सिंपली एज अ मोशन पढ़ेंगे. ठीक है? सिंपली मोशन पढ़ेंगे और आप देखोगे कि ये दोनों है ना, एक्चुअली में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ मोशन इन थ्री डायमेंशन. ये दोनों मोशन ही है बट स्पेशल केस है. ये सिर्फ एक वन डायमेंशन में होता है, ये टू डायमेंशन में होता है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन से और उसको स्प्लिट कर देंगे. दिखा देंगे आपको कि हम लोग मोशन इन जनरल पढ़ेंगे, मोशन इन थ्री डायमेंशन, और उसके बाद हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे स्ट्रेट लाइन और प्लेन में. बस. ठीक है? मतलब बाय द टाइम हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 दोनों कवर हो जाएगा अच्छे से. ठीक है? तो नो चाप अबाउट दैट. ग्रेट. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने बस इंट्रोडक्शन के लिए छोटा मोटा एक हेडिंग टर्म्स लिख दिया है कि ये सब टर्म्स के ऊपर हम लोग बेसिकली डील करेंगे. ठीक है? पहला है इंट्रोडक्शन टू मोशन, फिर यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन का भी दो कैटेगरी होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फिर उसका ग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग उसका. फिर मोशन इन अ प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है? देखने में बहुत कम लग रहा है पर जब पढ़ने जाएंगे लोग ना बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है? विल नॉट वरी अबाउट दैट. हमने बस यहाँ पे लिख दिया है कि हम लोग ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यहाँ पर अच्छे से. ठीक है? ओके. तो हम लोग आज का एपिसोड शुरू करें. तो हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे. ये हम लोग का सीजन रहेगा काइनेमेटिक्स, मतलब मेन ब्रांच है काइनेमेटिक्स, और एपिसोड 1 है आज का. जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू मोशन, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ मोशन. ठीक है? चलिए शुरू करें लोग ना. लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज लिख लो एटलीस्ट. क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, आपका मर्जी जितना लिखना लिखो. ठीक है? ओके. चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पढ़ाई. तो चलिए आइए अब हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करेंगे. ठीक है? देखिए, आज का एपिसोड जो है ना वो मेनली बेस्ड है समझने के ऊपर. तो प्लीज आज आप बस समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है? बस वही काम ध्यान रखिए. ठीक है? ओके. चलिए शुरू करते हैं. मोशन क्या है शुरू करते हैं. ओके. हम लोग सबसे पहले ना शुरू करते हैं विद अ क्वेश्चन. ठीक है? क्वेश्चन क्या है भैया? When is a body said to be at rest? When is a body said to be in motion? एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है? आप कब बोलते हो कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? ऐसा कब बोलते हैं हम लोग?
ये क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। सिंपल जवाब है, क्या बोलते थे हम लोग बोलते थे कि इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इस बॉडी का पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है और इस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग बोलते थे कि बॉडी रेस्ट पे है। ठीक ठीक। एंड सिमिलरली इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज चेंज विथ टाइम, हम लोग बोलते हैं कि भैया ये जो बॉडी है वो ऑब्वियसली मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है बचपन वाली जिंदगी। अब आते हैं मेंटोज जिंदगी पे। ठीक है, अच्छा ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें कुछ डेफिनेशन है पर कुछ कमी है, इसमें कुछ गलती है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है वो समझने के लिए आइए एक सीन इंट्रोड्यूस करते हैं हम आपको। ड्राइंग उतने अच्छे तो नहीं है पर ट्राई करते हैं हम। देखिए ये हम लोग का हाईवे रोड मान लीजिए, ये एक रोड है बढ़िया, बहुत बढ़िया, और इस रोड पे एक गाड़ी जा रहा है, टिंग 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 टिंग। इस गाड़ी में एक भैया यहां बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, एक भैया यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, इस बंदे को नाम हम मान दो ए दे रहे हैं, इस बंदे को नाम बी बोल रहे हैं। दिखाई दे रहा है? दिखाई देना बहुत जरूरी है, बहुत छोटा है पर कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा। एक गाड़ी है जिसमें एक ड्राइवर है और उसके पीछे एक तो बैठा होगा, क्या करना मेरे को। ठीक है, ओके, सुंदरता के लिए चलो यहाँ पे एक पेड़ बना दे रहे हैं। ये एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है, ट्री। ओके, और यहाँ पर एक भैया चुपचाप बैठ के रेस्ट में है, बल्कि बैठे हुए हैं। ये गाड़ी मूव कर रहा है, ये गाड़ी मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक अच्छे से मान लो एक बंदा बैठा हुआ है, क्या ABC, जो मेडिटेशन कर रहा है, शांति से बैठ के हरियाली का मजा ले रहा है। ठीक है, मेडिटेशन कर रहा है। ओके, और क्या कर रहे हैं? काफी है, और कुछ बनाया है। चलो यहाँ पे एक और बंदा बना दे रहे हैं आराम से, जो वॉक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मेरा बात ध्यान सुनिए, क्या बोलना चाहते हैं हम। पेन मेरा ये रखो। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम लोग इस पिक्चर में, इस पिक्चर के रिस्पेक्ट में, इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए समझने का कोशिश करते हैं कि रेस्ट और मोशन का जो ये डेफिनेशन दिए हैं हम, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, ओके, क्या किया जाए? ठीक है, मान लीजिए हम लोग मान लीजिए हम लोग इसका बी का मोशन कंसिडर करते हैं। हम लोग बी का मोशन कंसिडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग हैशटैग कंसिडरिंग लिखना बहुत पड़ता है यार, कंसिडरिंग द मोशन ऑफ बी। अच्छा, अब देखो, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम बी का मोशन कंसिडर करना चाहते हैं। अच्छा, जो ये बंदा सी यहां पर बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा? सी रेस्ट पे है कि मोशन पे है? सोच के बोलिएगा। ये जो बंदा यहां बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा? जो सी है वो रेस्ट में है कि मोशन में है? कॉमन सा बात है। सिंस ये गाड़ी मूव कर रहा है और ये बंदा इस गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ये मेडिटेटर सी को लगेगा कि जो बी है वो मूव कर रहा है। हाँ या ना? बी क्या है? इन मोशन है, मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बी appears to be in motion
विथ रिस्पेक्ट टू सी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इस बंदे को लग रहा है कि ये जो बी है वो मोशन में है, होना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पर ए को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा, बी क्या है। मतलब मान लो आप पीछे बैठे हुए हो, आप मान लो गाड़ी चल रहा है, आप पीछे बैठे हो, ड्राइवर के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, जो पीछे मुड़ के देखेगा आपको, अगर ऐसे, अरे ये तो यहीं पे बैठा हुआ है, हिल ही नहीं रहा है, पीछे बैठा हिल ही रहा है, सॉरी हिल नहीं रहा है, आप जहां पर हो वो फिक्स्ड हो, तो ड्राइवर को क्या लगेगा, आप रेस्ट पे हो। सिमिलरली क्या हम बोल सकते हैं, बी appears to be at rest with respect to driver A। ए वाला ड्राइवर है भैया, कंफ्यूज मत जाना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, ए वाला ड्राइवर है, ये क्लियर है। देखो सिंपल सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर बी को देखा जाए तो बी अपीयर हो रहा है कि वो रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ए। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके पापा ड्राइव कर रहे हैं, अगर पापा आपको पीछे मुड़ के देखें तो आप क्या गायब हो गए हो, अगर 5 मिनट बाद मुड़ के देखें वहीं पे बैठे हुए हो, 10 मिनट बाद मुड़ के देखें फिर वहीं पे बैठे हुए हो, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप रेस्ट पे हो। पर वही अगर एक नीचे बैठा हुआ है आदमी, ग्राउंड पे शांति से बैठा हुआ है, और वो अगर आपको देखता है, आप तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो, तो मोशन में हो, तो वही बोल रहे हैं, बी अपीयर्स टू बी एट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड बी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ में आया कुछ क्या बोले हम, ठीक है। आइए नेक्स्ट एक और कंसिडर करते हैं। कंसिडरिंग द मोशन ऑफ ट्री, कंसीडरिंग द मोशन ऑफ ट्री। अब हम लोग ट्री के बारे में बात करते हैं, वो प्यारा ट्री हम लोग को कितना केयर करता है, हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई देता है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग इसको, बात करना पड़ेगा इस बारे में। ओके आइए देखिए, आप अगर यहां पर बैठे हो और ट्री यहां पर है, आपको क्या लगेगा, आप मान लो सी हो, आपको क्या लगेगा अगर आप ट्री को देखोगे ऐसे, 1 मिनट बाद भी ट्री वहीं पर है, 2 मिनट बाद भी ट्री वहीं पर है, 3 मिनट बाद भी ट्री वहीं पर है। मतलब कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ट्री का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं ट्री अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक 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 ठीक। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात। ओके, मान लीजिए अब आप ABC इसको नाम दिए नहीं, हाँ ठीक है। अब आप मान लो डी का रोल प्ले कर रहे हो, अब आप मान लीजिए डी का रोल प्ले कर रहे हो, तो आप चल रहे हो, तो जैसे जैसे हम चल रहे हैं मेरे रिस्पेक्ट, सॉरी आप हो सॉरी आप डी का रोल प्ले कर रहे हो, आप जैसे जैसे चल रहे हो, ये मान लीजिए पेड़ है, जैसे चल रहे हो आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री क्या जैसे कम हो रहा है, अब हम और पास आ गए, अब हम और पास आ गए, अब हम और पास आ गए, अब हम और पास आ गए। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप चल रहे हो, तो आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, आपका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डी को क्या लगेगा, एज इफ डी को क्या अपीयर होगा कि पेड़ मोशन में है और वो उसके तरफ आ रहा है। अपीयर हो क्या रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, क्या अपीयर लग रहा है उसको लग रहा है कि एक्चुअली में ये डी आगे बढ़ रहा है।
पर इसको क्या फील, सॉरी, इसको क्या फील होगा कि भैया पेड़ आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर ट्री appears to be in motion with respect to A, B and D, तीनों के रिस्पेक्ट में, तीनों को लगेगा कि उस मोशन पे है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, एक और ऐसे ऐड कर सकते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू डी लिखते हैं खाली, ठीक है ठीक है। अब आइए, अब सुनिएगा ध्यान से, जो गाड़ी में चल रहा है ए और बी, जो ड्राइवर और मालिक बैठा हुआ है पीछे, मालिक नहीं दोस्त, मालिक दोनों साथ बैठा हुआ है, तो इन लोगों को क्या लगेगा, इन लोगों को भी तो यही फील होगा ना कि जैसे कि अगर हम, ध्यान सुनिएगा, हम आगे जा रहे हैं ऐसे, पर मुझे क्या फील हो रहा है कि कैमरा पीछे जा रहा है मेरे से, तो अपेरेंटली बी और ए को भी लगेगा कि जो पेड़ है वो मोशन में है, ठीक है, बट with a much larger velocity compared to D. देखिए समझा कि नहीं यार, tree appears to be in motion with respect to A, B. कितने रखते हैं, मतलब कि इसको लगेगा कि ट्री मोशन में है, इन दोनों को भी लगेगा ट्री मोशन में है, पर इसको लगेगा रेस्ट पर है। यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, मतलब कि अगर सिंपली हम ये डेफिनेशन कंसीडर करें कि अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में है, अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो रेस्ट में है। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम बस यहां पर है कि हम लोग को बोलना पड़ेगा कि द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इफ वर्ड ऐड करना भूल गए क्या हम, इफ पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट or an observer, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको ऐड करना पड़ेगा कि द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम और द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज चेंज विथ टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट और एन ऑब्जर्वर। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो कि जो मोशन, एक सेकंड, हाँ एक सांस लेता, तो यहां से क्या इन्फर होता है, यहां से ये इन्फर हो रहा है कि आप एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो एक बॉडी का मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो बॉडी रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। अब बोलोगे भैया एक ही बॉडी रेस्ट पे भी है मोशन पे भी है, कैसे हो सकता है, अभी तो दिखाएं आपको यहां पर, बी मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू सी, पर बी रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहां से क्या इन्फर हो रहा है, यहां से ये इन्फर हो रहा है कि भैया रेस्ट और मोशन जो है वो कंपैरेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। समझ में क्या बोल रहे हैं, द वर्ड मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जगह है मेरे पास नीचे, अरे बहुते जगह है, बाप रे बाप इतना टाइम हो गया, बहुते जगह है मेरे पास। देखिए ये सबसे हम लोग का इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा हम लोग के पास कि दैट इज दिस मीन्स दैट द वर्ड मोशन oblique rest are relative terms, are relative terms
ठीक है, एंड relative terms and their study and their study their comparative study, हाँ, their comparative study depends both on the body or object exhibiting, exhibiting, exhibiting the motion, exhibiting the motion and the observer viewing the motion. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम क्या इन्फर करना चाहते हैं कि भैया रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है, और ये दोनों डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट का मोशन किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। यहां से एक आइडिया क्लियर हो गया आपका कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ध्यान सुनो, नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है, क्यों सुनाते हैं। अगर हम बोल दे कि ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, अगर ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट पे है, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है? अगर हम यहां से दिखाई दे रहे हैं, हम अगर हम यहां से यहां मूव करके जाएं तो मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, मतलब एज इफ मुझे लगे कि ये तो मोशन में है। अब लोग नहीं भैया नहीं, बेकार बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, ये बोर्ड हम बोल रहे हैं रेस्ट पे है, ठीक है, पर किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मान लो एक ऑब्जर्वर आउटर स्पेस में चला गया और एक ऑब्जर्वर आउटर स्पेस में चला गया, अगर वो ऊपर से देखे इस बोर्ड को, मान लो देख ले रहा है, अब वो आउटर स्पेस से अगर इस बोर्ड को देखे तो अर्थ खुद ब खुद रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा, ये बोर्ड मोशन में है, ठीक। पर आप बोलोगे भैया मतलब अर्थ मोशन में है, अर्थ इज इन एब्सोल्यूट मोशन। नहीं, अर्थ भी रेस्ट पे नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्थ तो खुद ब खुद रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया सन रेस्ट पे है, नहीं, सन भी रेस्ट पे नहीं है, क्यों? क्योंकि सन भी जो पूरा सोलर सिस्टम के साथ खुद रिवॉल्व कर रहा है अलॉन्ग द डिफरेंट गैलेक्सीज। मतलब देखा जाए तो सिंपली नथिंग इज एट रेस्ट और नथिंग इज एट एब्सोल्यूट मोशन। सब कुछ रिलेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, और यही स्टडी करते हैं हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं या फिर रिलेटिव रेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे, पर मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए, हमको कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट अब मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए यही देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्लियर आउट कर दिया है कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म्स है। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को समझना पड़ेगा वो है ये कि भैया आपको पता कैसे चलता है कि एक बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है। ऑब्वियसली मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए या फिर एक ऑब्जर्वर चाहिए जिसको हम उस फिक्स्ड पॉइंट पे रखेंगे और मोशन को स्टडी करेंगे, ये तो ठीक है। पर पता कैसे चलेगा कि बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है? वो डिपेंड करता है पोजीशन पे। आपको इस फिक्स्ड पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, प्लीज ध्यान सुनिएगा, आपको इस फिक्स्ड पॉइंट जहां पे हम ऑब्जर्वर को रख देंगे, इसके रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कि जो पोजीशन है
वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो कि भैया अगर मोशन को ऑब्जर्व करना है तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बिकम्स अ वेरी क्रूशियल रोल इन द स्टडी ऑफ मोशन। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आप एक बॉडी का पोजीशन कैसे मेजर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के मैकेनिक्स में। ठीक है, तो पोजीशन मेजर करना पड़ेगा हम लोग को। देयरफॉर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख देता है, of an object, to locate the position of an object exhibiting exhibiting motion, a reference point, a fixed reference point is chosen as the, किसको चूज किया जाता है, as the origin of a Cartesian coordinate system, of the Cartesian coordinate system, chosen as the origin of the Cartesian coordinate system with the observer attached to the with the observer and a clock, with the observer and a clock in that reference frame, in that reference point, in clock at that reference point, ये सब लिखने का चीज नहीं है, बस समझने की कोशिश करो पहले आप। ठीक है, नहीं भी लिखो चलेगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे थे हम, भूल गया। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, इसको कंप्लीट करते पहले हम। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द क्लॉक एंड दिस सिस्टम, दिस फिक्स्ड सिस्टम इज कॉल्ड, एंड दिस fixed system is called a frame of reference, is called a FRAME, frame of reference, REFFERENCE, frame of reference। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए, सुन लीजिए पहले, ये आपका ऑब्जर्वर है, आपने चूज कर लिया कि आप इसका क्या बोले हम, ठीक है, आइए समझ आता है आपको अच्छे से। मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया कि ये मेरा ऑब्जर्वर होगा, ये भैया जी मेरे ऑब्जर्वर होंगे, OBSERVER ऑब्जर्वर होंगे, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डी वाला बंदा ऑब्जेक्ट है, सी वाला ऑब्जर्वर है, ये हम फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मुझे डी का मोशन पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू सी, डी का मोशन पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू सी। सबसे पहले क्या करेंगे हम ऑब्जर्वर सी को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल देंगे। मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है, और इसको हम इसमें डाल दिए विथ अ क्लॉक। ये क्लॉक है, अरे क्लॉक दिख रहा है ना, ये क्लॉक है, क्लॉक ही है, हम बोल दिए तो बोल दिया, क्लॉक है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, तो हम ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जर्वर को इमेजिनरीली एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लिए है, और इसका ओरिजिन O है।
और ये ऑब्जर्वर ओरिजिन ओ पे बैठा हुआ है, उसके पास एक क्लॉक भी है। क्या है? क्लॉक, घड़ी भी है इसके पास। अब देखिए क्या होगा। अब थोड़ा क्लमजी बनने वाला है डायग्राम, पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इस ऑब्जर्वर के रेस्ट में इसका पोजीशन मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना? पहले पढ़ा चुके हैं ना, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पहले पढ़ाए थे मैथमेटिकल टूल्स में, यहां पर काम आएगा। जैसे ही हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस ऑब्जर्वर के साथ एसोसिएट कर लिया, फिर हम पोजीशन इजीली मेजर कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t ऑब्जर्वर यहां पर है, एट टाइम t यहां पर है, मतलब कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो सुनो, एट टाइम t1 यहां पर है, मान लीजिए एट टाइम t2 यहां पर है, एट टाइम t2 यहां पर है। अब बहुत गंदा बनने वाला है। एट टाइम t1 यहां पर है, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1, इसको नाम दे रहे हैं हम, मान लो r t1। एट टाइम t2 यहां पर है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r एट टाइम t2। मान लो t3 में यहां पहुंच गया। अब मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा बोल दिया, हम समझ में नहीं आ रहा, कुछ सब बाउंस हो जा रहा है क्या? एक सेकेंड, बस ये चीज समझने की कोशिश करो, बस फिर क्लियर हो जाएगा हम लोग का। एट t3 यहां पर है, ये हो गया r ऑफ t3। अब देखो, गंदा तो बहुत बना दिया, हमको लगे हम गंदा बनाए हैं बहुत, पर उतना गंदा भी नहीं लग रहा, साफ ही लग रहा है देखा जाए तो। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, इसे समझने की कोशिश करो। ओके, सी ऑब्जर्वर था, डी को मुझे ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन ऑब्जर्व करना है, इसको मुझे ऑब्जर्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू सी। हमने क्या किया? हमने सी को रिस्पेक्ट में, जहां पर सी है वहां पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन किया। ऑब्जर्वर जहां है उसको क्लॉक दे दिया। ये जो बनाया है हमने सिस्टम, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप समझने की कोशिश करो प्ले, बस ये डायग्राम हम छोड़ो, आप समझने की कोशिश करो, पहले बनाना मत। ठीक है, अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर सी के रिस्पेक्ट में हम इसका मोशन ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसके पास क्लॉक भी है, तो ये देख रहा है कि एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट यहां पर था। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये है r t1, इस तरफ पोजीशन वेक्टर के बारे में बता चुके हैं हम। ठीक है, एट टाइम t2 यहां पर है, तो आप देख रहे हो कि पोजीशन वेक्टर यहां पर था, अब यहां पर आ गया समय के साथ। ठीक है, वेयर एज एट टाइम t3 ऑब्जेक्ट यहां चला गया, तो पोजीशन वेक्टर यहां बन गया। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि समय के साथ ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, समय के साथ ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। इसका मतलब D इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू C। ठीक है, समझ में आया? यहां पे हम आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया समझाना चाहते थे कि कैसे आता है। ठीक है, ठीक है ना? क्यों? D का पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब मोशन में है, बस। ठीक है, ठीक है। अब बस एक चीज और समझा दे रहा आपको। मान लीजिए हम मेरे को ट्री का मोशन ऑब्जर्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो अगर ट्री का मोशन ऑब्जर्व करना, हम ब्लैक पेन से बना रहे हैं, तो यहां से एक वेक्टर बना दीजिए यहां पर, ये मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर। ठीक है, एट कैपिटल आर ऑफ टी। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये समय एट t1 ऑब्जर्व किया, पोजीशन वेक्टर यही है। फिर समय t2 हो गया, फिर पोजीशन वेक्टर देखा, अरे पोजीशन वेक्टर तो यहीं पर है। फिर t3 टाइम आया, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर हमेशा यहीं का यहीं पे रह रहा है। मतलब कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, ये पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब द ट्री इज एट रेस्ट,
बस दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत क्लमजी डायग्राम बन गया है, पर आप डायग्राम को समझने की कोशिश करना। बस ये चीज़ है कि पोजीशन मेजर करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए। इस ऑब्जर्वर को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स कर दो, उसका ओरिजिन पे इसको एक घड़ी दे दो, ये बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में मोशन जो है उसका पोजीशन वेक्टर अगर चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे समय बदल रहा है पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, अगर हम लोग बोलेंगे बॉडी मोशन में है, वेरएज अगर फिक्स्ड है समय के साथ पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं अब हम लोग। देखो भैया, हम लोग समझ गए, ज़्यादा हो गया ना, हम लोग समझ गए कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। क्लियर क्लियर। अब देखिए हम बताते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग को पढ़ना है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। ठीक है, अगर आप स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज में दो कैटेगरी हो सकता है। पहला ये है कि आप बस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ मोशन पढ़ना चाहते हो। आप बस जानना चाहते हो कि अगर मोशन होता है तो क्या क्या डिफरेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप बस स्टडी ऑफ मोशन करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद दैट मोशन। तो इस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो हम लोग का टॉपिक है। ग्रेट। पर आप बोलोगे नहीं, मुझे जानना है कि मोशन का कारण क्या है, ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हो उस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग डायनामिक्स, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कॉज प्रोड्यूसिंग द मोशन, मोशन हो क्यों रहा है। ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो व्हाट वी गेट इज वी कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अभी देखा था मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, पर हम लोग वहां पे काइनेमेटिक्स के बारे में डील करेंगे। ठीक है, लेटर ऑन तो डिफरेंट चैप्टर्स है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज है, वहां पे हम लोग सीखेंगे मोशन क्यों होता है, उसको बोलते हैं डायनामिक्स, जो बाद में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो भैया, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग को पढ़ना है पैरामीटर्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मोशन, एकदम जनरल ट्रीटमेंट, मक्खन की तरह। ठीक है, देखिए अब फिर से कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि हम पहले स्किप देंगे, पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा बस। ठीक है, ओके। अब देखिए सब पढ़ा हुआ चीज है। ओके, मान लीजिए आप यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है और वहां पर आप एक टेंट में शांति से बैठे हुए हो और आप एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो जो बस रैंडमली कूद फान कर रहा है। एक दूसरा बच्चा है जो मान लीजिए कभी उसका पोजीशन यहाँ पर है, कभी पोजीशन यहाँ पर है, कभी पोजीशन यहाँ पर है, कभी पोजीशन यहाँ पर है, जो बहुत दौड़ धूप किया जा रहा है, बस दौड़ धूप किया जा रहा है, मतलब कि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया क्या बोले हम? और वो मान लीजिए आर्बिट्ररीली ये पाथ फॉलो किया है। बन गया। ठीक है, मान लीजिए आर्बिट्ररीली रैंडमली वो दूसरा बच्चा है, वो ये पाथ फॉलो किया है, घूम रहा है, बस दौड़ धूप कर रहा है, उसका मर्जी है, जैसे कर रहा है करने दो भैया, क्या कर रहा है हम लोग को तो ऑब्जर्व करना है बस। ठीक है, ओके। ये आप हैं, आपको हम मिटा दिए, सॉरी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप यहां पर हैं और हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला बात, मुझे एक जो बच्चा था यहां पर, अगर मुझे इसका मोशन ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो
ये रहा मेरा, मान लीजिए और नीचे आना पड़ेगा, हाँ और नीचे यहाँ तक आना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा ऑरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। सॉरी, ठीक है ठीक है, आपको यहाँ ऊपर भी बैठाना, यहाँ बैठा रहे आपको, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जी एक्सिस, और आप यहाँ पर हो, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, और आपके पास एक क्लॉक भी है, आपके पास एक क्लॉक भी है, ठीक है ठीक है। अब हमको मोशन पढ़ना है। मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एट t1, ये मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर था एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए सब कोऑर्डिनेट्स मान ले रहे हैं हम x1 y1 z1, ठीक है। ये इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और ये है एट t1, एट टाइम t1। तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाए, ये बनेगा इसका पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। और इसको नाम दे रहे हैं हम r एट टाइम t1, हाँ या ना। देखो भैया नोटेशन समझने की कोशिश करो, सब समझा चुके हैं आपको। r ऑफ t1 मतलब r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड ये r एट t1 ये यहाँ पर है x1 y1 z1, ठीक ठीक। एंड वो तो मजे में से घूम रहे, बल्ले बल्ले शाबाश 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 करते करते, मान लीजिए ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट्स हम बोल दे रहे हैं x1 सॉरी x2 y2 z2 at t2 at any later instant of time t2। मान लीजिए भैया ये बंदा यहाँ, बंदा नहीं, ये बच्चा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये है पोजीशन एट टाइम t2, ठीक है। ऐसे करना ठीक रहेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आप सिंपली ओरिजिन से एक वेक्टर बनाओ यहां पर, एक ओरिजिन से एक वेक्टर बनाओ यहां पर, और ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर r एट टाइम t2, हाँ या ना। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये स्पेस में है, स्पेस में है मतलब ऐसे बाहर भी निकला हुआ है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ठीक है। तो बस हो गया, ये है टाइम इंटरवल, ये टाइम t, ये टाइम t2, ठीक है ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये, वी विल कंसिडर द मोशन इन द इंटरवल, मोशन from A to B in the time interval, in the time interval t1 to t2। देखो कितना टाइम बता, टाइम ऑफ ट्रैवल कितना है, टाइम ऑफ ट्रैवल कितना हुआ, डेल्टा टी, जिसको हम बोल रहे हैं t2 माइनस t1, हाँ या ना। t1 समय पे यहां पर है, t2 समय पे यहां पर है, तो ऑब्वियसली बिना कोई दो राह के t2 इज ग्रेटर देन t1, और ये यहां पर आ गया, ठीक ठीक ओके। देयरफॉर अब फिर से वही पुराना कहानी दोहराना पड़ेगा मेरे को, हाँ देखो पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1 कितना हो जाएगा, टाइम t1 एंड t2 आर एंड t2 आर, क्या होगा आपको, क्या लगता है पोजीशन वेक्टर, लगता क्या, बना तो दिए हैं भैया, अब क्या लगेगा आपको, ये होगा r एट t1
अगर हम सिंपली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअली में ऐसे लिखेंगे हम लोग x1i प्लस y1j प्लस z1k, हाँ या ना, ऐसे ही ना लिखेंगे हम लोग। इससे तो लिखते, न्यूमेरिकल किया है ना, थैंक यू। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं बस समझाने के लिए आपको। मान लीजिए ये x फंक्शन ऑफ टाइम i कैप प्लस y ऑफ t फंक्शन ऑफ j कैप, सॉरी t1 t2 एंड z ऑफ t1 एट k कैप। ओ क्लॉक मिटा दिए भैया, समय कैसे मेजर करेंगे हम? अरे रुको यार, तुम्हारा क्लॉक बना दे रहे हैं हम, काहे चिंता कर रहे हो? ये लो तुम्हारा क्लॉक बना दिया हम, फिर से खुश, क्लॉक बना दिया हम। हमने देखिए बस सिंपली क्या किया है, हमने x1 को ऐसे लिखा है, और हम ये बोल रहे हैं x1 को हम ये बोल रहे हैं x ऑफ t1, y1 को y ऑफ t1, z1 को z ऑफ t1, ऐसे बोल रहे हैं। सिंस r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो x y z इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। लिखने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। ये है पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1, r ऑफ t1। अगर r फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सारा कोऑर्डिनेट्स है x y z, ये तीनों फंक्शन ऑफ टाइम है। x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड z इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम बस ये यहां लिखे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली ऑल्सो r ऑफ t2 मतलब एट टाइम t2 b को हम ऐसे लिख सकते हैं x ऑफ t2 i कैप प्लस y ऑफ t2 j कैप प्लस z ऑफ t2 k कैप। हाँ यार ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इससे अच्छा और क्या दिखाई देगा? दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई तो देता। चलो, तो ये है पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1, ये है पोजीशन वेक्टर एट टाइम t2, ठीक है। r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है पोजीशन एट t1, ये है पोजीशन एट t2, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरामीटर्स पर, पहला बात, जब ये बच्चा a से b में ट्रैवल किया है, ध्यान से, हाँ, जब ये बच्चा A से B तक ट्रैवल किया है, तो एक्चुअली में क्या हुआ है, ये पाथ फॉलो किया है वो, ये ब्लू पेन है, गंदा करने करना मेरे को, ये पाथ फॉलो किया है वो ठीक है। हैशटैग पहला आ गया हम लोग का, डिस्टेंस क्या है, the actual path traveled, TRAVELLED, traveled in the time interval, the actual path traveled in the time interval delta t जो ये है मेरा, is called distance, डिस्टेंस। समझ में आया? सिंपल सा बात है। रियलिटी में अगर डिस्टेंस मेजर करना तो कैसे करोगे आप? सिंपल सा बात है, आप क्या करोगे, एक सूता ले लोगे, थ्रेड, और उस थ्रेड को आप इस फिगर के अलाइनमेंट रख दो, ठीक है, और फिर इसको ऐसे निकालोगे और इसका लेंथ मेजर कर लो, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब कि जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है, ये वाला, इस एक्चुअल पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्म पे, इसका नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक वन एंड ओनली, हम लोग का प्यारा सा दोस्त, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बोलना नहीं पड़ रहा होता, तो पता है ना आपको, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब आया हम लोग का प्यारा सा दोस्त, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बहुत बोल चुके हैं, पर फिर से हम बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये मेरा नहीं, ये इस बच्चे का इनिशियल पोजीशन है। क्या है? इनिशियल पोजीशन है। ये इस बच्चे का फाइनल पोजीशन है। ठीक है? तो अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं इंडिकेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड इज directed toward the final position, इसको बोलते हैं भैया, क्या बोले हम इसको? डेल्टा आर मान लो। चलो मान लो डेल्टा आर। ठीक है? और ये भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ही। ठीक है? देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखे हम? आगे मैं पेन दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? द वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ए बी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, जो एक्चुअली में क्या होगा डेल्टा आर ऑफ टी। ठीक है? ये जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं, आप लिख चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं लोग, सिंपल चाहिए भी नहीं डेफिनेशन। वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट and is directed towards the final point is called the displacement vector। ठीक है? and यहाँ पे displacement vector क्या है? AB is the displacement vector। वेक्टर का साइन दिया है और AB क्या है? डेल्टा आर टी। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। थैंक यू। नहीं बोलेंगे हम कैसे आ रहा है, मतलब उसको हम डायरेक्टली अगर आप ट्राइंगल्स का यूज करो तो this vector this vector plus this vector is equals to this vector, मतलब this vector equals to this minus this। अब ये this में आपका this हो गया, हमको मत बोलिए। अब r of t2 minus r of t1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला r of t2 and r minus t1। यहाँ पे r of t1 ये है, r of t2 ये है। देखिए समझ में आया कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना भैया? दिखाई देना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। हाँ चलो दिखाई दे रहा है। एंड ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर जब आप करोगे, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये वेक्टर माइनस जब ये वेक्टर करोगे तो क्या होगा? आई वाला कंपोनेंट आई के साथ माइनस होगा, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ माइनस होगा, एंड के वाला कंपोनेंट के साथ माइनस होगा। हम बोल सकते हैं x of t2 minus x of t1, y of t2 minus y of t1 and z of t2 minus z of t1। यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम ये लिख सकते हैं? x of t2 minus x of t1 I cap plus y of t2 minus y of t1 j cap प्लस z of t2 माइनस z of t1 k कैप। हाँ या ना? अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है भैया, दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पे एक और लाइन लिखना चाहेंगे ऐसा, डेल्टा x of t I प्लस डेल्टा y of t j प्लस डेल्टा आ गया, डेल्टा z of t k कैप। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर हम r of t2 माइनस r of t1 कर रहे हैं, जो जाएगा x of t2 माइनस x of t1, y of t2 माइनस y of t1, z of t2 माइनस z of t1। और ये x of ये जो टर्म है ना x of t1 माइनस, इसको हम डेल्टा x बोल रहे हैं। ये जो y of t2 माइनस t1 है, इसको डेल्टा y बोल रहे हैं। और z of t2 माइनस t1 इसको डेल्टा
जेड से डिनोट किए हैं T2। दिखाई दे रहा? थैंक गॉड, एकदम फाइनल पॉइंट पे खत्म हो गया है। तो यहां पर हम आपको समझाना चाहते हैं भैया कि यहां से आपको समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों का यूनिट सेम है, लेंथ, यूनिट सेम है लेंथ, बट डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टकट। डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअली में देखा तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाएगा, एक वर्ड में मुझे बोलना हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सिंपल सा भाषा में अगर मुझे बोलना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। और ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मेरा एपी है, जिसको हम डेल्टा आर टी से डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा ये, फिर ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा जेड, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं है आपको? क्लियर है? ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पर, रैपिडिटी ऑफ मोशन। मतलब कि जब ये बंदा यहां से यहां मूव किया, जब ये बंदा यहां से यहां मूव किया, जब ये पाथ फॉलो किया, तो कितना स्पीड में चला, एकदम क्या धीरे, यहां से धीरे 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 धीरे, या फिर मतलब कि उसका जो मोशन हुआ यहां से यहां का, समझ कुछ को, जब वो बॉडी यहां से यहां आया तो मोशन था वो कितना फास्ट था या फिर कितना स्लो था, ऐसे या फिर रैपिडिटी क्या था, उसका मोशन कैसा था, एकदम फास्ट था कि स्लो था, ठीक है। तो जो रैपिडिटी होता है, जो मोशन होता है, हाउ फास्ट द मोशन इज अलोंग द ओरिजिनल पाथ, को बोलते हैं स्पीड। रैपिडिटी ऑफ मोशन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया कुछ क्या बोल रहे हैं? रैपिडिटी ऑफ मोशन अलोंग द ओरिजिनल पाथ को बोलते हैं स्पीड। रैपिडिटी ऑफ मोशन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, ठीक है। अब वही फिर से दो तरह का स्पीड और दो तरह का वेलोसिटी होगा। जहां पर एक होगा एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। बॉडी जब ए से बी में आया तो अगर ये डिस्टेंस फॉलो किया, इस पॉइंट पे उसका स्पीड कितना था, इस पॉइंट पे उसका स्पीड कितना था, इस पॉइंट पे स्पीड कितना था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। पर अगर ये पूछा है स्पीड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, प्लीज ध्यान से, आपको पूछा है स्पीड क्या है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो हो जाएगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। पर अगर आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t1 एंड t2, व्हाट इज द स्पीड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t1 एंड t2 जो डेल्टा t है, तो अगर ऐसा स्पीड बोलेगा उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो ये बंदा डिस्प्लेसमेंट के पाथ ट्रैवल किया होता, मान लीजिए ये बच्चा ये पाथ फॉलो किया होता, तो उस केस में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम को बोलते हैं
instantaneous velocity, whereas the velocity in a given interval of time को बोलते एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? अब हम आपको वही चीज लिख के बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर है हम लोग के लिए स्पीड। हम बता चुके हैं स्पीड क्या है। स्पीड है रैपिडिटी विथ विच द बॉडी मूव्स, अलोंग द एक्चुअल पाथ। तो स्पीड दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है, सुन लीजिए पहले, बस पढ़ लीजिए बार, द रैपिडिटी विथ विच द बॉडी मूव्स अलोंग द डिस्टेंस in a given time interval, moves along the distance in a given time interval is called the, जब भी ऐसा वर्ड होगा, in a given time interval, in a given interval of time, such speed is called average speed। ठीक है। एंड अगर मैथमेटिकली, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली, क्या होता है एक्चुअली में, एवरेज स्पीड होता है ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स, एक्चुअल पाथ AB का जो एक्चुअल पाथ है वो बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल डेल्टा टी है हम लोग के लिए। पेज टर्न करके देखो, लिखे हो आप डेल्टा टी, T2 माइनस T1, यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो कितना, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल। तो ये हो गया डेल्टा S बाई डेल्टा टी। जहां पे हम डेल्टा S को बोल दे रहे हैं वो है मेरा डिस्टेंस, डेल्टा S को हम डिस्टेंस मान लिया है। जहां पे हम एक्चुअल पाथ डेल्टा S को हम डिस्टेंस मान लिया है, ये हो गया मेरा डेल्टा S। ठीक है, मतलब चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब सुनिए कहानी में आया ट्विस्ट। नाउ एज द पार्टिकल मूव्स अलोंग द डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जब पार्टिकल ये पाथ फॉलो कर रहा था, इस समय पर जब यहां पर है, उसका स्पीड कितना था, उसको बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस स्पीड। और इंस्टैन्टेनियस स्पीड निकालने का मैथमेटिकली ये तरीका है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये है एवरेज स्पीड। ठीक है, बट एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। और ये चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, समझाए हैं हम आपको, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। ये है एवरेज स्पीड। ठीक है, बट एवरेज स्पीड इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब पर्टिकुलर समय पे हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस स्पीड। और इसका नोटेशन क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, ds बाई dt। याद आ रहा है कुछ डिफरेंशिएशन से? ये चीज क्या बन जाएगा, ये मैथमेटिकल नोटेशन है फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, ds बाई dt। और कुछ नहीं बोलना मेरे को, मतलब ये हो जाएगा, ये है चेंज, ये है डिफरेंशिएशन। तो यहां से आया दो चीज स्पीड में, एवरेज स्पीड एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ये क्या है, रैपिडिटी ऑफ मोशन अलोंग द एक्चुअल पाथ को बोलते हैं स्पीड। दो हो सकता है, एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रैपिडिटी ऑफ मोशन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर है हम लोग के लिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, रैपिड। एक ऐसे हो सकता है, धीरे धीरे, हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी ट्रेवल्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी
द रैपिडिटी विथ विच द बॉडी मूव्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, बस वही फर्क है, पहले डिस्टेंस था अब डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। बस ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मैथमेटिकली ये होता है एवरेज वेलोसिटी v एवरेज ऊपर वेक्टर साइन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2, ये डिस्प्लेसमेंट है ab। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल t1 t2। तो ये ab है, ab वेक्टर बाय t। और अगर आप अपना नोट थोड़ा बहुत चेंज करो तो हम लोग दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, डेल्टा r, डेल्टा r, ab डेल्टा r था, डेल्टा r बाय डेल्टा t, ठीक है। और डेल्टा r एक्चुअली में क्या था, r एट t2 माइनस r एट t1 बाय t2 माइनस t1, ये है एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। प्लीज इसको बॉक्स कर दीजिए और इसको ध्यान रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब ये हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम t2 माइनस पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1 व्हिच इज इक्वल्स टू t2 बाय t2 माइनस t1 बाय टाइम इंटरवल ना डेल्टा t। और डेल्टा t हम लोग पता चुका है कितना है, टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1, ठीक, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखिए, नाउ द पार्टिकल मूव्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक वेलोसिटी का वैल्यू क्या है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, बोलो मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, अरे मान लो आता है भैया, ठीक है, जब चला रहे हो और जब अपना स्पीडोमीटर की तरफ देखोगे वो क्या दिखा रहा है, वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी दिखा रहा है ना, इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका वेलोसिटी कितना है वो दिखा रहा है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और ये मैथमेटिकली सेम वही लॉजिक है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इन द रेंज डेल्टा t टेंड्स टू 0, एवरेज वेलोसिटी इन द रेंज डेल्टा t टेंड्स टू 0 होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली में ये क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल कोफी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dr by dt, ठीक है। एवरेज मतलब चेंज होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन पहले ही पढ़ा दिया, काम आसान है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बोलना पड़ रहा आपको समझाने के लिए, आपको समझा चुके हैं हम, नहीं समझ में आ रहा आपको मर्जी छोड़ो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे, सिंस R में क्या है x y z सब है ना, हम इसको लिख सकते हैं dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप देखिए समझ में आया कि नहीं आया, नहीं ये समझ में आया होगा, पता है हमको नहीं ये समझ में आया होगा, तो इसको समझाना हमारा कर्तव्य बनता है, तो हमको थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, एक से बता दे रहा हूँ आपको, सुन लो पहले, सुन लो प्लीज, सुन लो। देखिए ये dr by dt है, ठीक है, ये ग्राफ हम मिटा रहे हैं, अब ये मेरे को नहीं चाहिए, ये समझ में आ चुका है आपको ग्राफ पूरा, ठीक है, मिटा इसको मिटा दे रहे हैं हम, फिर हम नहीं बनाएंगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये जो r है एक्चुअली में क्या था, r वेक्टर के अंदर, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बस एक सेकंड, हाँ अगर हम यहाँ से बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से सुन लीजिए, यहाँ से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। कौन सा पेन यूज करें, ब्लैक पेन ही यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लीजिएगा। v
v इंस्टेंटेनियस होता है लिमिट when delta t tends to 0 del r वेक्टर by del t। ठीक है ना। अगर आप ध्यान दें तो आप इसको dr by dt लिख सकते हो। ठीक है। पर अगर हम चाहे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल r एक्चुअली में क्या था, जो डेल r ऑफ t है एक्चुअली डेल ऑफ t, हाँ डेल ऑफ t ये एक्चुअली में क्या था आपको याद है, हम लोग ने r at t2 माइनस r at t1 किया था। माइनस करने के बाद x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1 y ऑफ t2 माइनस y ऑफ t1 करके डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। तो एक्चुअली में क्या आया था मेरा, ये एक्चुअली में आया था डेल्टा, एक्चुअली में क्या आया था डेल्टा x ऑफ t i कैप प्लस, जगह ही नहीं है का रे भैया। एक्चुअली में क्या आया था, ये आया था डेल्टा x टी आई प्लस डेल्टा वाई टी जे प्लस डेल्टा जेड टी के वेक्टर नहीं बन रहा है, के नीचे दे रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हाँ या ना, हाँ या ना। डेल्टा आर तो यही आया था ना, डेल्टा एक्स ऑफ टी प्लस डेल्टा वाई ऑफ टी इंटू जे कैप प्लस डेल्टा जेड ऑफ टी इंटू के कैप। अरे यार यहाँ पे लाइन थे, यहाँ पे एकदम लास्ट में खत्म किए थे। थैंक यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी इंटू आई कैप। हाँ या ना। दिस प्लस दिस प्लस दिस, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस, कहां लिखे भैया, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वाई ऑफ टी बाई डेल टी जे कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल जेड ऑफ टी बाई डेल टी के कैप। ठीक, ये तो समझने में आप आते हैं, कुछ इसमें कुछ बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं किया है, हम सिंपली डेल्टा आर के जगह वैल्यू पुट किए हैं और उसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पर और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये क्या हो जाएगा dx बाई dt इंटू आई कैप। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब dy बाई dt j कैप प्लस, और ये महाशय क्या बन जाएंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब dz बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है। यहां पे हम वही बोले थे भैया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dxi बाई dt प्लस dy dt of j cap प्लस dz dt of k cap। हाँ या ना। ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे इन जनरल हम जब यहां पे जनरल ट्रीटमेंट लिखे हैं तो हम क्या बोलना चाहते थे कि हम मोशन इन स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, जहां पे x, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हम लिखे नहीं कहीं, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन इन स्पेस, MOTION, मोशन इन स्पेस। स्पेस मतलब 3D मोशन। दिखाई दे रहा है, कहाँ लिखे, अरे वाह दिखाई दे रहा है यार, आज क्या दिन है मेरा, जहां लिखा सब दिखाई दे रहा है। मोशन इन स्पेस 3 डायमेंशन, जनरल ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, कि सोचो ना भैया, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशन में, x नहीं x y z, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है और ये तीनों कोऑर्डिनेट x y z चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो
हम बोल सकते हैं वो है मोशन इन स्पेस या फिर 3 डायमेंशन। ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर मान लीजिए z कंपोनेंट नहीं चेंज कर रहा है, बस x और y चेंज कर रहा है, या फिर y नहीं चेंज कर रहा है, बस x और z चेंज कर रहा है, या फिर x नहीं चेंज कर रहा है, बस y और z चेंज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, सुन लो पहले, सुन लो, आएंगे बाद में यहाँ पर हम। इन अदर वर्ड्स, इन तीनों कंपोनेंट्स में से, 3 कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स है x y z, इसमें से अगर तीनों चेंज कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्पेस या फिर 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक। अब अगर इन तीनों में से बस कोई 2 चेंज कर रहा है, कोई 2, वो हो जाएगा मोशन इन प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन। एंड इफ इन तीनों में से बस एक कंपोनेंट चेंज कर रहा है, x मान लेते हैं चेंज कर रहा है, दोनों चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम इन जनरल मोशन पढ़ाए हैं और फिर यहां से हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन सब पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा कितना कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर स्ट्रेट लाइन, अगर 2 चेंज होगा, कोई भी 2, तो वो हो जाएगा मोशन इन प्लेन, अगर तीनों चेंज करेगा मोशन इन स्पेस। इसीलिए हम ऐसे पढ़ाएं आपको। ठीक है, क्लियर है? तो डिस्टेंस समझे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट समझे, स्पीड समझे लोग, वेलोसिटी समझे लोग। फाइनली अब आता है एक्सेलरेशन, चलिए उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए ये भैया हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करते हैं जो है हम लोग के लिए एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते हैं आता कैसे है, एक्सेलरेशन आता कैसे है हम लोग वो देखते हैं। दिखा दे रहा, हाँ रिपीट हो, चलो देखिए। हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ इफ वेलोसिटी जो क्वांटिटी है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट विथ टाइम। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है, अगर ये क्वांटिटी देखा जाए कांस्टेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जैसे, मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ टाइम है, दैट इज v of t, v is not equals to v of t, v is constant with time, मतलब जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। इन अदर वर्ड्स, एक वो हम लोग क्लास 10 में 9-10 में डेफिनेशन पढ़े थे ना, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग बोलते हैं द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद आ रहा है? अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। वेयरएज अगर एक बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। एंड अगर वेलोसिटी देखा जा रहा है कि समय पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो अगर कांस्टेंट है, तो इस टाइप का मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर जो वेलोसिटी, वेक्टर साइन में ज्यादा मजा आएगा। हाँ, अगर जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट विथ टाइम है, वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम लोग बोलते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है। वेयर एज इफ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, CHANGES, चेंजेस विथ टाइम, वेलोसिटी क्या है? समय के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज v इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। और यहां पे आता है द वर्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ?
वेलोसिटी समय चेंज कर रहा है, वेलोसिटी समय के साथ चेंज करता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं एक्सेलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आया? एंड hence we get another parameter which is called acceleration, which is defined as the rate of change of velocity. The rate of change of velocity को बोलते हैं acceleration। ठीक है, ठीक है। अब यहां से खुद ही सोचो, दो तरीके का एक्सेलरेशन हो सकता है, एक हो सकता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक हो सकता है इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यही कह रहे थे। फिर से इस बार लिखेंगे नहीं ज़्यादा, तो यहाँ से मेरे को दो टर्म मिल जाएगा। एक होता है एवरेज, अच्छा ऐसे लिखते हैं, अच्छा लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम को बोलेंगे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, वेयर एज इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को कहा जाएगा इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब रहा बात मैथमेटिकली बोलने का। मैथमेटिकली क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली एवरेज इज इक्वल्स टू, अगर कोई आपत्ति ना हो आपको तो हम ये बोल सकते हैं डेल्टा v ऑफ t बाई डेल्टा t, और इसको क्या लिख सकते हैं? v ऑफ t2 माइनस v ऑफ t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। हाँ या ना? जैसे हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो था पोजीशन वेक्टर एट t2 माइनस पोजीशन वेक्टर एट t1 बाई t2। सिमिलरली हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो बॉक्स कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है। एंड देन फाइनली अगर इंस्टैन्टेनियस का बात किया जाए, अगर कहाँ गया मेरा, अगर हम लोग ए इंस्टैन्टेनियस का बात करें तो वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल ऑफ v ऑफ t बाई डेल t। अगर हम फिर से आपको दिखाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt। ठीक है, इसको क्या हम बोल सकते हैं ऐसे, इसको बोलेंगे हम dvx बाई dt along I cap प्लस dvy बाई dt along j cap प्लस dvz बाई dt along k cap। देखिए समझ में आया कि नहीं है? एक्चुअली इतना पे हम लोग का खत्म हो जा रहा है, इतना पे ही हम लोग का बात खत्म हो गया, पर हम ये एक्स्ट्रा करके दिखाए हैं आपको। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Vx क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। Vy क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस।
vz क्या है? vz है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, सॉरी z एक्सिस। समझ में आया? बस यही पे एक्सेलरेशन का बात भी खत्म होता है। और यहाँ पे हम एक बार फिर से बोलना चाहेंगे आपको खत्म करने से पहले, फिर से स्टार मार्क देके नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इफ ए जो एक्सेलरेशन है अगर ये कांस्टेंट रहता है, अगर ये कांस्टेंट रहता है विथ टाइम, ऑब्वियसली कांस्टेंट विथ टाइम, कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है, तो हम लोग मतलब कि ए इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग इस टाइप का मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जगह यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। वेयर एज इफ ए इज चेंजेस विथ टाइम, क्या होता है? समय के साथ बदलता है, चेंजेस विथ टाइम, दैट इज ए इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग उस टाइप को मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये सब टर्मोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सारा चीज आपको डिफाइन कर दिए हैं। एक और होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक और टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जिसको जर्क बोलते हैं, अब्यूजिव टर्म नहीं, नाम ही है उसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क बोलते हैं, पर हम लोग को उतना नहीं जाना है, हम लोग ये वाले केस में ही इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आप देखोगे कि हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ते हैं जहां पर ए कांस्टेंट है, ए समय के साथ नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा एक लेवल अप चला जाएगा, उतना लेवल पे नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। हम लोग मोशन इन स्पेस पढ़े हैं, ठीक है। अब आइए आपको हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाते हैं, आइए। तो चलिए आइए, खत्म, बस एक समरी करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। लिखिए या मत लिखिए जरूरी नहीं है, पर ये समझना जरूरी है। सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से, ठीक है। हम लोग को पढ़ना था पैरामीटर्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मोशन, एक जनरल ट्रीटमेंट दे रहे थे हम। जनरल ट्रीटमेंट मतलब भैया हम मोशन इन स्पेस पढ़ा रहे थे आपको। मोशन इन स्पेस मतलब 3D मोशन। अगर आपको 3D मोशन पढ़ना है, अगर मान लो नहीं पढ़ना है, पर अगर पढ़ना है तो उस केस में आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो है ही, बट एट द सेम टाइम वेक्टर्स का नोटेशंस होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है। तो हमने क्या किया है, मोशन इन स्पेस मतलब 3 डायमेंशन पढ़ने का बता चुके हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सच दैट जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया मोशन इन स्पेस हो रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये सात क्या ज्यादा ही किया है, पर हमने कंबाइन कर दिया है। ये सब पैरामीटर्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। पहला था डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड यहां से आता है एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड।
समझा चुके हैं हम, पर यहां पर इस दोनों चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल बाय द टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड। और इंस्टैन्टेनियस स्पीड तो पता है आपको, ठीक है। तो यहां पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सब टर्म्स को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। आता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा सॉरी, आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखे हैं एक्चुअली में? आर वेक्टर। और देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे x भी चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, y भी चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और z कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x ऑफ t क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। y ऑफ t क्या है? ये क्या है? बस कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, और ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस। ठीक ठीक। और यहां पे हम अज्यूम किए हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है क्योंकि मोशन इन स्पेस, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां पे सब लॉजिक वही है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज का ये है, दिस माइनस दिस दिखा चुके हैं आपको। और यहां से ये लाइन आता है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यहां से ये आता है ना, दिखाए हैं। डेल्टा एक्स है, ठीक ठीक। तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये हो गया कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस, ठीक है। फिर से तीनों कंपोनेंट चेंज कर रहा है, ये वाला हो गया। सिमिलरली यहां भी वही है। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज नहीं होके डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया dx by dt along, ये हो गया along velocity along x axis, ये हो गया velocity along y axis, और ये हो गया velocity along z axis, ठीक है। And similarly we have average acceleration and average velocity। जो ये वाला टर्म तो हमको दिखा चुके थे कि ये होता है change in velocity by change in time, change in velocity by change in time। ये वाला एक्सप्रेशन दिखा चुके हैं यहां तक। तो इसको अगर हम चाहें, जैसे इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस किए थे ना, दिखाए थे आपको हम, तो सिमिलरली हम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये है मेरा एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये रोल प्ले करेगा मेरा एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। एंड सिमिलरली इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ये dv by dt यहां दिखा चुके थे आपको, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इंस्टैन्टेनियस अलोंग y, इंस्टैन्टेनियस अलोंग z एक्सिस, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या अज्यूम किए हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो 3 डायमेंशनल मोशन। पर अब आता है मजेदार बात, अब मान लीजिए मोशन इन स्पेस नहीं, आपको पढ़ना है मोशन इन प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन कहने का मतलब क्या है कि मोशन इन 2 डायमेंशन। जब 2 डायमेंशन बोल रहे हैं हम, 2 डायमेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 कंपोनेंट चेंज कर रहा है, कोई भी 2 कंपोनेंट चेंज कर रहा है। एंड फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग मान लेते हैं कि x और y चेंज कर रहा है। ये सिंप्लिसिटी है, कन्वीनियंस है। आप चाहो तो x और z भी मान सकते हो, y और z भी मान सकते हो, पर हम लोग, और इसीलिए आप भी, हम लोग बस मानेंगे कि x और y चेंज कर रहा है। मतलब कि जैसे ही अगर आपको मोशन इन प्लेन पढ़ना है, आप क्या करोगे? ये वाला टर्म को हटा दोगे, तो सिर्फ आपके 2 कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट हम हटा देंगे, मतलब कि मेरे सिर्फ 2 कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली इसको भी मिटा दो भैया, मतलब एज इफ थर्ड कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ x और y है, एज इफ थर्ड कंपोनेंट है ही नहीं, एज इफ थर्ड कंपोनेंट है ही नहीं।
तो अब ये जो इक्वेशंस बन गया, अब ये जो इक्वेशंस बन गया, ये है वैलिड फॉर मोशन इन प्लेन। यहां पे बस हम एक ही अजम्पशन ले रहे हैं कि हम x और y कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? बस यही बात है। ठीक है, और फाइनली अगर आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनल मोशन, कभी कभी इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, तो वहां क्या होता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है भैया कि मेरा बस एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है, और फॉर सिंप्लिसिटी या फिर कन्वीनियंस पर्पस के लिए हम मान लेते हैं कि चलो एक्स कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जो चेंज हो रहा है वो है मेरा एक्स कंपोनेंट। इन अदर वर्ड्स अब बस मेरा एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स बस एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स बस एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन। सिंस एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन, एंड सिंस एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन। समझ में आया? समझ में आया? तो ये रहा मोशन इन वन डायमेंशन भी है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस फालतू क्वेश्चन है, फिर भी हम उसका जवाब देना चाहते हैं कि हम नहीं पढ़ाएं। आप पूछ सकते थे भैया हम लोग को एनसीईआरटी बुक में स्पेशली मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाने के लिए कभी वेक्टर्स नहीं पढ़ाता है। वेक्टर्स का जो पोर्शन है वो मोशन इन प्लेन में होता है। तो इसका क्या मतलब है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए क्या मुझे वेक्टर्स का नॉलेज होना जरूरी नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले हम? नॉर्मली अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, देखते हो वहां पर कि अगर आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो तो आपको वेक्टर्स का नॉलेज का उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ऐसा कैसे बिना वेक्टर्स पढ़ाए ही वो लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया? ऐसा कैसे कर दिया भैया कि बिना वेक्टर्स पढ़ाए वो लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया? वेरी गुड, पढ़ा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, समझने की कोशिश करो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो आपको चेंज इन वन कंपोनेंट चाहिए बस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ना है बस चेंज इन वन कंपोनेंट। ये वन कंपोनेंट के साथ जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वन कंपोनेंट के साथ क्या किया जाता है ना, यहां पर समझने की कोशिश करो बस प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और उसको हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है मेरा, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा ऑरिजिन है, और ये हो गया मेरा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वहां पे जब आप एक मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो तो लॉजिक ये दिया जाता है कि आप क्या करो, आप वेक्टर्स के बारे में नॉलेज मत रखो। मतलब कि आपको आई कैप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आई कैप के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, वेक्टर्स के बारे में आपको कोई नॉलेज है ही नहीं। मान लो वेक्टर्स के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ, सब हटाओ, सब के सब को हटाओ। हाँ, हटा दिया, हटा दिया, ठीक है। तो जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, मान लो आपको वेक्टर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर अजम्पशन क्या ले जाता है ना कि सिंस आप दो तरफ ही मूव कर रहे हो, एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव, हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर्स हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर्स हैं, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करोगे, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज, स्पेशली ये डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इससे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बॉक्स करते हैं, डिस्प्लेसमेंट,
एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये जो भी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, अगर आप पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे, आप उन सारे को पॉजिटिव, सारे वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट करोगे, सारे वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट करोगे विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर वही आप नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करोगे, आप क्या बोलोगे, वो सारे वेक्टर्स के साथ नेगेटिव साइन एसोसिएट कर दोगे, तो हो गया। जो भी वेक्टर्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। जो भी वेक्टर्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया जो मोशन है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, बस दैट्स इट। इसीलिए आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए वेक्टर्स का नॉलेज नहीं होता है, पर हम अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस हम लोगों ने पहले वेक्टर्स को पढ़ लिया, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको जो पढ़ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, आप अज्यूम कर लोगे कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्साइज है। अगर नेगेटिव आया, मतलब उसका डायरेक्शन अलग है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, आप मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, ठीक है। बस दैट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलो बाय 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 बाय।